हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी एसएसटी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, नए साम्राज्य और राज्य। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है ये आपका, नए साम्राज्य और राज्य। अब इसमें क्या है, एक बच्चा है, ये अरविंद है ना। अरविंद राजा बना। अब ये स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए इस बच्चे को चुना गया। तो उसने सोचा कि वो शाही वेशभूषा में, मूछों पर ताव देते हुए, है ना, पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर, है ना, चहलकदमी करेगा। अब बच्चा तो यही सोच रहा है ना कि वो राजा बनेगा। लेकिन जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसको तो वीणा बजानी है ना, और कविता का पाठ भी करना है। तो अब बच्चा हैरान हो गया कि मतलब वो कौन सा राजा है जो संगीतज्ञ है ना, वो कौन सा राजा है जो संगीतज्ञ है। तो अब बच्चा सोचने लगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं हम इसको। क्या बताती हैं प्रशस्तियां, है ना। प्रशस्तियां क्या है? प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, यानी कि तारीफ करना किसी की, है ना। तो दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था, है ना। तो अब उसको पता चल गया कि जो समुद्रगुप्त हैं ये वीणा भी बजाते हैं, कविता का पाठ भी करते हैं, ये वो राजा है ना समुद्रगुप्त। तो बच्चा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता। अब समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिली, है ना। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे। अब देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि और मंत्री रहे हैं उनका नाम हरिशेन है ना, उनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई, है ना। तो ये जो अशोक स्तंभ पर है उस पर जो एक अभिलेख है उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी रचना किसने की? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में इसकी रचना की गई, है ना। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन तो पहले भी था, है ना। जैसे कि चैप्टर 8 में आपने गौतमी पुत्री श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। परंतु गुप्त काल में जो है इसका महत्व और भी बढ़ गया, प्रशस्ति का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया, है ना। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है ना। अब देखिए देखिए उसमें कितनी तारीफ की गई है इनकी, मतलब इनको ईश्वर के बराबर बताया गया समुद्रगुप्त को, है ना। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। मतलब जो कवि है, जो हरिशेन जी हैं, इन्होंने इनको एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में इनकी बहुत तारीफ की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की? ईश्वर से, कि वो ईश्वर के बराबर है ना। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए थे। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया जा रहा है। अब आगे पढ़ेंगे, देखिए वहां कितनी तारीफ की है इन्होंने समुद्रगुप्त की। योद्धा समुद्रगुप्त, है ना, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे के गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिख रहा है। आप देख रहे हैं, मतलब उनके शरीर पर इतने ज्यादा कुल्हाड़ियों के, तीरों के, है ना, बाणों के निशान है, लेकिन उनके शरीर को इतना दाग से भरा है कि वो अत्यंत सुंदर दिख रहा है ना। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है कि राजा किस प्रकार के युद्ध लड़ते थे। मतलब अगर राजा के शरीर पर इतने सारे घाव के निशान है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के युद्ध लड़ते थे राजा, है ना। तो देखो मतलब कितनी तारीफ की गई है कि इनके शरीर पर इतने निशान हैं, इतने दाग भरे हुए होने के कारण, मतलब इनकी उनको ये लगता है कि जो राजा युद्ध करेगा उसके शरीर पर निशान होंगे तो वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। वीणा बजाने वाला राजा, है ना। अब ये सिक्के देख रहे हैं बेटा, है ना, इसमें वीणा बजाने वाला राजा है ना, ये समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को जो है
सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे कि इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ये दो सिक्के देख रहे हैं आप, है ना? तो इन सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, मानचित्र को देखना है ना। अगर तुम मानचित्र को गौर से देखो तो तुम पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। ये देख रहे बेटा आप, ये पूरा क्षेत्र हरे रंग से रंगा गया है, ठीक है ना? तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के पास एक मतलब के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, है ना? अब पूर्वी समुद्र तट के इधर आ जाओ बेटा, ये देख रहे हो आप, ये क्या है? लाल बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? उसी तरह से कुछ क्षेत्र बैंगनी, ये देख रहे हो, ये सारा क्या है? ये बैंगनी है यहाँ पे, ये सारा इस तरीके से, ये देखो, ये पीछे ये सब बैंगनी है यहाँ पे, है ना? कुछ क्षेत्र को बैंगनी और नीले रंग भी मिलेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब नीला है ये। और यहाँ पे इधर ये श्रीलंका है ना, यहाँ पे भी ये नीला है। तो कुछ नीले मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां, उनका वर्णन करते हैं। अब जो हरिशेण हैं, उन्होंने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति जो समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी, उनका वर्णन किया है यहाँ पे। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है। ये हरे वाला है ना, ये हरे वाला आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये जो ग्रीन वाला है बेटा, ये उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद, इसके बाद दक्षिणा पथ के बाहर शासक, दक्षिणा पथ के 12 है ना, 12 दक्षिणा पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु बनाए गए हैं। ये वाला है ना, इधर ये वाला लाल बिंदु बनाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था, है ना? मतलब हार मानने के बाद इन्होंने, जो ये 12 शासक थे, इन्होंने उनके सामने क्या किया? हार मानने के बाद उनके सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। जो इसके बाद ये जो है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं और उनमें से कुछ की राजधानियां हैं। ये जो रेड बिंदु में दिखाई गई है बेटा, ये कुछ की राजधानियां हैं यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे ये राजधानियां दिखाई गई। अब इन्होंने क्या किया? जब समुद्रगुप्त से हार गए, उनके सामने समर्पण कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने फिर भी उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग में रंगा गया है ना। अब ये जो बैगनी वाला है, ये जो बैगनी वाला है ना, ये पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, ये है ना, ये बैंगनी वाला है ना। तो पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके दरबार में अपने मतलब उपस्थित हुआ करते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। बाय इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। अब ये वाला हिस्सा जो ये ब्लू दिख रहा है बेटा, ये है ना, ये नीले रंग से जो, और यहाँ पे ये श्रीलंका है ना। बाय इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। किससे? समुद्रगुप्त से, है ना। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। आगे बढ़ेंगे हम। मानचित्र में प्रयाग, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र को ढूंढो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे, है ना। आर्यवर्त तथा दक्षिणा पथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार के बारे में, जो व्यवहार था उसमें क्या अंतर था, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। विक्रम संवत, है ना। अब विक्रम संवत क्या है? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। जो विक्रम संवत है उसको राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है।
और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ेंगे हम। वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ जो है कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी। अब जो उनकी माता हैं, वो जो कुमार देवी हैं, वो लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज की उपाधि। तो जो चंद्रगुप्त हैं, जो पिता हैं, समुद्रगुप्त के जो पिता हैं चंद्रगुप्त, है ना, वो गुप्त वंश के पहले शासक थे और उन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की, है ना। फिर समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा को महाराजा के रूप में, उनके जो दादा थे और जो परदादा थे, महाराजा के रूप में उनका उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस जो ये वंश था, धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, है ना। जो ये वंश था, इसका महत्व बढ़ता गया, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के, जो समुद्रगुप्त के बारे में हमें और कहां से जानकारी मिली? उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिली। अब समुद्रगुप्त का जो बेटा है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, तो उसकी जो वंशावली है, उससे भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिली। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, है ना। तो जो समुद्रगुप्त हैं, उनके बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, उसकी वंशावली से भी हमें उसकी जानकारी मिली, है ना। उनके बारे में हमें अभिलेखों और सिक्कों से भी पता चला, है ना। और उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में फिर ये भी सुनने में आया कि उनके जो है दरबार जो है उनका, वो विद्वानों से भरा हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, है ना। अब यहाँ से हम राजा हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। तो जिस प्रकार गुप्त वंश के शासकों के बारे में हमें अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से कुछ अन्य शासकों के बारे में हमें उनकी जो जीवनी है, हमें उससे उसकी जानकारी मिलती है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। तो जो राजा हर्षवर्धन थे, उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? उनकी जीवनी से, और जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, है ना। अब जो हर्षवर्धन थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वान, जिसके बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, काफी समय से हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता की जो है वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे, है ना, सबसे बड़ी संतान नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर का राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया, है ना। मगध तथा संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर
नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश, है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से होकर गुजरे होंगे, है ना। अब हमसे ये कहा है कि आप इनकी सूची बनाइए। हम अब यहाँ से देखो, अब हम यहाँ पे पल्लव चालुक्य, है ना, पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां अब यहाँ से हमें पता चलेंगी, है ना। प्रशस्ति मतलब वही प्रशंसा, है ना। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, पल्लवों का राज्य, है ना। जबकि चालुक्य, अब चालुक्य का राज्य कहां तक था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो जो पल्लव थे उनका राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, और जो चालुक्य थे उनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, है ना, चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, और यह जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, है ना, व्यापारिक केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे ये जो है ये धार्मिक केंद्र बन गया, जहां कई मंदिर थे। अब पल्लव और चालुक्य जो है वो एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते थे, है ना। जो पल्लव और चालुक्य थे वो एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, है ना। तो देखो अब ये जो है एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते थे, और मुख्य रूप से ये उन राजधानियों को ये निशाना बनाते थे जो कि समृद्ध शहर थे, है ना। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, है ना। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि, है ना, रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अब ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे इनके दरबारी कवि कौन थे, रवि कीर्ति, है ना। अब इन्होंने देखो इनकी प्रशंसा में प्रशस्ति जो लिखी इसमें प्रशंसा क्या की, है ना। तो इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है ना। अब देखो बेटा, जो ये पुलकेशिन द्वितीय हैं ये चालुक्य सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, और इनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा जो रचित प्रशस्ति है वहां से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, और इसमें उनके पूर्वजों और खासकर उनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में भी बताया गया है। तो पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे बढ़ेंगे हम। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। अब ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चल रहा है हमें, है ना। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, है ना। हर्ष मतलब हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। अब ये हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। अब पुलकेशिन द्वितीय जो थे इन्होंने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, है ना, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते चले गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। जो पल्लव और जो चालुक्य थे, है ना, उसको राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, है ना। अब इसके बारे में, है ना, चलो यहाँ पे ये खत्म होता। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, है ना। ये जो राज्य थे इनका प्रशासन कैसे चलता था। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए जो है भूमि का कर, जो भूमि पर ये कर लेते थे वो सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, है ना। प्रशासन की प्राथमिक जो इकाई है वो गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, है ना। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, है ना। अनुवांशिक मतलब जैसे
बेटा अपने पिता का पद पाता है ना, उस तरीके से, तो उसे अनुवांशिक कहते हैं ना, कि मतलब जहाँ बेटे को उसके पिता का पद दिया जाएगा। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे, है ना। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। अब जैसे माना व्यक्ति तो एक ही है पर उसके कई सारे पद हैं, जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री भी थे। अब देखो ये जो हरिशेन थे, है ना, इनके कितने सारे पद थे, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, है ना, कार्यस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे, है ना। कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। एक नए प्रकार की सेना, है ना, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, है ना। जो भूमि इनको दी जाती थी उसी से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल मतलब कमजोर होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। आगे बढ़ेंगे हम। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, है ना। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे, और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई और खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। और जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है ना। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था, है ना। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहती थी। आगे बढ़ेंगे हम। उस जमाने में आम लोग, अब जो आम लोग होते थे, है ना, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, कालिदास, है ना। तो इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। जो कालिदास के जो नाटक हैं उनमें राजा और ब्राह्मणों को तो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी। जो इनका ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है, कि मतलब वो मछुआरा उसके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, तो उसकी बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे। एक मछुआरे को
एक अंगूठी मिली, है ना। तो एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली और यह अंगूठी जो है राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली ने निगल लिया। अब वो जो अंगूठी थी वो मछली निगल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो जो द्वारपाल थे उन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाया, उस मछुआरे पर, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उसके साथ पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया जाएगा, है ना। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए। एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। ये आपसे सवाल पूछा गया। आगे बढ़ेंगे हम। चीनी तीर्थयात्री फॉन्शियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे शक्तिशाली लोग जो है वो अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, है ना, खाने पीने का सामान और विभिन्न प्रकार की चीजें इसमें शामिल थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते थे। आगे बढ़ेंगे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे गुड़ फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेना अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। वाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, है ना। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाइए। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे, है ना, ये बताना है आपको। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।